हाँ भाई बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। जो चैप्टर्स आपको अब तक पढ़ाए हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका अपना काम है कि आप उसको थॉरोली तैयार करें, वीडियोस, बुक और जो कुछ भी आपके पास एड्स हैं उसके द्वारा आप पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना मैटर जो है वो अप टू डेट रखें। ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नई यूनिट है आनुवंशिकी तथा विकास। तो विकास तो नहीं है, अब चैप्टर खत्म हो गया इसमें, लेकिन आनुवंशिकी की इकाई जो है उसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो विविधता के सिद्धांत जो है इसका अध्ययन हम करेंगे आज। और आप दो देख रहे हैं बोर्ड पर, पहले समझ लीजिए, आपको मालूम है आपने इससे पहले पढ़ा था जनन। तो जनन जो है आपको बताया था जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। इसमें सभी जनक जो होते हैं, पेरेंट्स जिसे कहते हैं, वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, मान लीजिए गाय भैंस बकरी है, तो उनकी संतान क्या होंगी? गाय भैंस बकरी के बच्चे ही होंगे। अगर आम का पेड़ है तो उसके बीज से आम का ही पेड़ बनेगा। ऐसे ही मनुष्य है तो उससे मनुष्य संतान पैदा होगी। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जनकों या पेरेंट्स के लक्षण उनकी संतान में संचरित, माने जाना, संचरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक, यह इसे कहते हैं हेरिडिटी। और वंशागति जो होती है ये क्रिया है, मतलब आनुवंशिक लक्षणों का पेरेंट से उनकी संतानों में जाने की प्रक्रिया कहलाती है वंशागति, इनहेरिटेंस। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ इसके लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब अपने समान संतान पैदा करना। जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमारी संतान होगी, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वैसे ही पेड़ पौधे बनेंगे। तो मतलब ये जो नियम है वो सब में लागू होता है, चाहे पेरेंट्स, चाहे जंतु हो या वनस्पतियां हो, दोनों में ही ये नियम लागू होता है। अब इसके जो थे, मतलब कहना चाहिए आधारशिला रखने वाले, वो वैज्ञानिक थे। आप ये ध्यान रखें, इस ब्रांच की या इस इकाई की आप लिखा हुआ है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच। ये क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का उनकी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उनकी स्टडी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो मेंडल, पूरा नाम इनका है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी सम्मानित किया गया। यानी कि आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ था। ब्रुनो एक जगह है, शहर ब्रुनो, जो चेक गणराज्य में है। ठीक है, आनुवंशिकी संबंधी मौलिक ज्ञान मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित है। मेंडल ने अपने प्रयोग पर, जो प्रयोग किए मटर के, इन्होंने वो कब किए? 1856 से 1863 के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल तक इन्हें प्रयोग किए। अब आप चीज ध्यान रखें, अभी मैंने बताया कि ये वैज्ञानिक नहीं थे,
तो ये जो थे मेंडल महोदय, ये चर्च जो होता है उसमें थे पादरी, प्रीस्ट, जैसे पुजारी कहती हैं, लेकिन इनको बागवानी, पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था और उस पर इनकी बुद्धि एक्सपेरिमेंटल थी। मतलब ये जो है एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि इसका हम परागकण उस पर डाल दें, इसको उस पर डाल दें। बायोलॉजी की जानकारी नहीं रहे, ये थे तो गणितज्ञ, मतलब इन्हें मैथ में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन ये खुराफात करते थे इस तरह की कि जो है ये इन्होंने आज एक नई ब्रांच का शिलान्यास कर दिया था। अब मेंडल ने जो काम किया वो उस समय की जानकारी जो थी उससे बहुत आगे काम था, ऐसा समझ लिया आप। मतलब उन्होंने जो है एडवांस में तक काम कर दिया था कि वो मरे जब भी, ये मतलब काम उन्होंने किया 1863 तक, लेकिन इनका जो कार्य मान्यता प्राप्त हुआ वो हुआ 1900 में जाकर के, यानी कि लगभग मान लीजिए आप 37 साल बाद इनके कार्य को व्याख्या, मतलब कहना चाहिए ख्याति मिली, ख्याति से कहते हैं प्रसिद्धि, ठीक है। तो जब तक उन्होंने काम किया तब तक उनको किसी ने नहीं पूछा, और जब बेचारे वो मर गए तब जाकर के उनके काम की ख्याति हुई और पता लगा कि जो वैज्ञानिक उस समय सन 1900 के आसपास काम करने बैठे तो उसका वो काम मेंडल महोदय पहले ही कर चुके थे। लिखा हुआ है 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, डी व्रीज, कोरेंस और शेरमार्क। लिखा तो टी से, लेकिन आप पढ़ेंगे इसको शेरमार्क, ठीक है, नामक जीव विज्ञानियों ने अपने संकरण शोध में उन्हीं के परिणामों को प्राप्त किया जिन्हें मेंडल ने प्राप्त किया था। इस प्रकार मेंडल के कार्य को पुनः पहचाना गया और इनकी खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा गया। मतलब किनके, डिवरीज, कोरेंस और शेरमार्क की। तो इतनी बात जो है आप ध्यान से देखें। अब मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो खास तौर से मटर के पौधों में किए थे। मतलब मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसकी क्या वजह थी? तो क्योंकि मेंडल को वैज्ञानिक थे नहीं जो उन्हें ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने जो है आसानी के तौर पर इस पर सरलता से काम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मेंडल चुनी। अब उसका बाद में जो निकाला गया निष्कर्ष वो क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन पी, मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटिवम, का चयन किया। उनकी सफलता का कुछ श्रेय मटर के पौधों के चुनाव को भी दिया जाता है। मटर के पौधे के चुनाव में ये आप देख रहे हैं बातें, जैसे नंबर 1, ये 1 वर्षीय शाक है, शाक, 1 वर्षीय शाक, इसको आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। गार्डन, मतलब किचन गार्डन होते हैं इसे कहते हैं आप, उनमें उगाया जा सकता है। मटर प्रकृति में स्वपरागित, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसमें आसानी से पर परागण भी संभव है या कराया जा सकता है। अर्थात इसमें जो है संकरण आसान था, संकरण मतलब मिक्सिंग। स्वपरागित होने के कारण इसके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान बने रहते थे, लेकिन इसमें प्योर लाइन आसानी से मिल जाता है। मतलब प्योर लाइन का मतलब होता है शुद्ध वंशानुक्रम, यानी कि हर पीढ़ी जो है वो जैसी है वैसी रहेगी अगर प्राकृतिक रूप से है तो। फिर हुआ है, फिर आगे क्या है, विश्लेषण प्रमाणिक आसान। क्या मतलब उस बात का कि संकरण से अनेक संकरों, संकरण होती क्रिया और संकर होते हैं जो उनके फलस्वरूप संतान पैदा होती है। आप आगे देखेंगे पता लग जाएगा। संकरण से अनेक संकरों की प्राप्ति होती है तथा वह उर्वरक मतलब फर्टाइल, यानी कि उसके अंदर जनन क्षमता होती है, होते थे, और एक पादप से अनेक बीजों की प्राप्ति होती थी, जिससे परिणामों का विश्लेषण प्रमाणिक व आसानी से ज्ञात किया जा सकता था। और लास्ट जो आप देख रहे हैं, वैकल्पिक रूपों की उपलब्धता। सबसे खास बात क्या है, मटर में किसी एक लक्षण के लिए
स्पष्ट वैकल्पिक रूप, यानी कि लंबा तो बौना, पीला तो हरा, गोल धुरीदार, वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में, मतलब वेराइटीज उपलब्ध थी। जैसे लंबाई के एक लक्षण को, मतलब अगर हम लंबाई देखते हैं पौधे की, उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई को एक लक्षण के रूप में लेने पर उसके दो स्पष्ट वैकल्पिक रूप, लंबा पौधा और बौना पौधा, उपलब्ध थे। ठीक है, मेंडल ने ऐसे 7 लक्षणों को सिलेक्ट किया या चुना, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 14 हो गए। 7 लक्षणों में जैसे मान लीजिए क्या क्या है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं। बीजों की आकृति गोल अथवा झुर्रीदार, ठीक है। बीजों का रंग पीला अथवा हरा। पुष्प का रंग वायलेट अथवा व्हाइट, बैंगनी या सफेद। फुली हुई या संकुचित। अब फली का रंग हरा या पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय या अंतस्थ। और तने की लंबाई लंबा या बौना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए। 7 दूनी 14 हो गए। फिर से देख लो, बीजों का रंग, बीजों की आकृति, फलों का रंग, फली का रंग, फली की आकृति, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई यानी हाइट। तो कुल मिलाकर के जो है इतनी बातें हो गई ये। अब देखते हैं हम लोग मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था अपने, उस पर इतनी सफलता क्यों मिली। तो आप ये ध्यान रखें, मेंडल के कार्य, मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना और मेंडल सफलता के क्या कारण थे, इन पर क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आ सकता है। तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़ें। मेंडल की सफलता का कुछ श्रेय उनके द्वारा चयनित यानी सिलेक्टेड मटर के पौधों को दिया जाता है। इस पौधे में विभिन्न लक्षणों के लिए अल्टरनेट फॉर्म्स उपलब्ध थी। जैसे बताया था आपको हमने कि बीजों का रंग, बीजों की आकृति, फलों का रंग, फूलों की आकृति, ये सब बताई थी। तो ये सब चीजें मतलब कंट्राडिक्टरी थी। अगर एक की पीली है तो दूसरी हरी है, गोल है, झुर्रीदार है, तो हर एक का एक विलोम, इन 7 लक्षण जो थे वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी फॉर्म में या 2 रूप में थे। तो इसलिए जो है इनको प्रयोग में सफलता मिली। फिर दूसरा है सांख्यिकी विश्लेषण तथा गणितीय तर्क का प्रयोग। इन्होंने क्या किया, अपने जो प्रयोग किए उसका रिकॉर्ड बनाया। जैसे तुमने पढ़ा होगा, सांख्यिकी पढ़ी होगी, अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उसमें जो है कैसे डाटा बनाते हैं वो चीज इन्होंने इस्तेमाल की। मेंडल ने जीव वैज्ञानिक समस्याओं के हल के लिए पहली बार सांख्यिकीय विश्लेषण तथा गणितीय तर्कों का प्रयोग किया। क्योंकि गणितज्ञ थे तो गणित का प्रयोग इन्होंने कर ही लिया। जो जोड़ते गए 2 2 4 2 6 इस तरह याद रहे आप, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल क्या होता है, ये मतलब आंकड़े बनाने के लिए एक तरीके, गणित की तरकीब है, एक तरीका है गणित का। तीसरा लिखा है टेस्ट प्लांट्स की पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करा। तो मेंडल ने अपने जो परीक्षण के पौधे थे जिनमें टेस्ट कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, या मतलब यूज कर रहे थे लैब में अपनी या बागवान बगीचे में, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करके अपने निष्कर्षों की पुष्टि भी की। मतलब इन्होंने ये देखा कि जो निष्कर्ष निकल रहा है उसकी वाकायदा उसके कितने रिलायबल हैं, ठीक है, कितनी उसकी वैलिडिटी है, वो सब चीजें उन्होंने देखी। और लास्ट क्या है, प्रयोगों से सैंपल की विशाल संख्या, आंकड़े की विश्वसनीयता रही। मतलब उन्होंने जो प्रयोग किए उनसे बहुत सारे सैंपल्स, नमूने प्राप्त हुए बहुत बड़ी संख्या में, जिससे आंकड़ों को विश्वसनीयता यानी कि मतलब रेलिवेंस प्राप्त हुई। मतलब ये नहीं कि एक आध निकल आया तो ठीक है, बहुत सारे निकले और सब में एक सी बात थी। इन्होंने प्रयोग सब 7 साल प्रयोग किए तो 7 साल में लाखों पौधे पैदा करे होंगे। तो लाखों पौधों जो पैदा किए और उन्होंने उसको आसानी से जो ऑब्जर्व किया, तो जो रिजल्ट्स आए निकल के, उन रिजल्ट्स पर इनकी जो पकड़ थी और जो विश्वसनीयता थी वो बरकरार रही, जिसकी वजह से ये आज तक मशहूर है। जबकि वैज्ञानिक नहीं थे तब भी आप देख लीजिए।
तो इन्होंने जो काम किया वो करा बहुत ही साइंटिफिकली। ठीक है, अब आगे एक बात करेंगे अगले टर्न पर। इतनी बात आप देख ले, इस चैप्टर में तो बहुत मतलब दिमागदार चैप्टर है ये। तो ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया, जो पढ़ाएंगे रोज पीछे का पढ़ो तो आगे पढ़ना। ठीक।